हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो स्टार्ट किया था उसके 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट पार्ट में जो डिस्कस किया था मैंने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कुछ एक बेसिक फंक्शन और कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन वगैरह वो सब मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अगर एक क्विक रिकैप सा अगर हम देखें तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने क्या किया था। हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था। दिस इज व्हाट, दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या किया था हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे। हमने क्या किए थे, 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रोड होते हैं आपके मेटल के रॉड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक इलेक्ट्रोड था आपका जिंक का, दूसरा इलेक्ट्रोड था आपका कॉपर का, ठीक है। और इन बीकर्स में आपने इन्हीं के सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का ले रखा था। तो 1 मोलर ZnSO4, 1 मोलर CuSO4 इसमें था, ठीक है। फिर हमने इसको कनेक्ट करा रखा था किससे? एक इन्वर्टेड यूट्यूब से, और इसका नाम क्या था? इट इज़ नोन एज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये बारी बात हमें याद है। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद हमने यहाँ पे एक की से एक एमीटर को कनेक्ट कराया था और इस तरीके से वायरिंग से कनेक्ट करा दिया था। तो ये वाला हो गया हमारा की, ठीक है। तो आई होप अगर आपको कुछ पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने आपसे ये बताया था कि व्हेन की इज क्लोज्ड, तो जब हम इस की को बंद करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगे? देयर विल बी a deflection in emitter। क्या होगा भाई? देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन एमीटर। एमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगा और हमें पता है ये जो हमारा एमीटर है क्या मीजर करता है? इट मीजर्स करंट। इट मीन्स इसमें एक करंट फ्लो करेगा। और हमने देखा था इसके ऑब्जर्वेशंस में कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो किधर से फ्लो कर रहे थे? हमारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, ठीक है। और वी नो दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक से कॉपर जा रहे हैं तो करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है स्टूडेंट्स? करंट हमेशा फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के रिवर्स, उल्टा। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर जा रहे थे तो हमारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा? करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात ये कि हमने जब इसका एक ई सेल निकाला था तो वो आया था आपका 1.1 वोल्ट। आई होप आपको याद होगा कि जिंक के रिस्पेक्ट जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो माइनस का 0.76 था और जो कॉपर का था वो प्लस का 0.34 वोल्ट था। आई होप आपको ये बात याद होगी। तो चलिए अब हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पीछे का टॉपिक था। अगर किसी ने लेक्चर मिस किया है तो मैं इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आगे का पार्ट समझने में, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम कोई एक्सटर्नल, इस वाले सेल को हमने बोल दिया ई एक्सटर्नल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वाले का सेल जो इस वाले सेल का जो सेल पोटेंशियल आया था वो कितना आया था हमारा? 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन आती हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? और तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। क्या? पहला मान लेते हैं केस 1, व्हेन जो ई एक्सटर्नल था हमारा इज लेस देन 1.1 वोल्ट। पहला केस क्या है कि जो हमारा ई एक्सटर्नल है इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम हो। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो अभी तक रिएक्शन चल रही थी वो एज इट इज होगी, क्योंकि ये जितना था इनके आपस का जो सेल पोटेंशियल था वो 1.1 वोल्ट था। इसके और इसमें कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा ताकतवर है। तो जो रिएक्शंस होंगी, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे अभी तक, वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने देखे थे। जिंक डिस, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ जिंक
डिक्रीजेज, फिर है आपके पास वेट ऑफ कॉपर इंक्रीजेज। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 4 ऑब्जर्वेशंस थे पिछले वाले केस से हम देखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से छोटी होगी तो जो हमारे पास केस चल रहे थे वो एज इट इज प्रीवियस की तरह चलते रहेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट की जब हमारे पास जो ई एक्सटर्नल है वो कितना हो जाए आपका 1.1 वोल्ट हो जाए। तो भाई अगर दोनों ही बराबर हो गए, अभी तक क्या था, जो पहले वाली रिएक्शन थी वो ज़्यादा ताकतवर थी, बाद वाली कम थी, मतलब ये 1.1 वोल्ट था, ये कुछ कम था। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन रुक जाएगी और हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। ये स्टूडेंट्स याद रखना कि जब भी आपका ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट हो जाएगा तो आपकी रिएक्शन रुक जाएगी और आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आता है वो आता है आपका ये केस थर्ड, जिसमें बात करते हैं हम लोग कि व्हेन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। मतलब हमने जो यहाँ पे ई एक्सटर्नल लगाया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल या एक्सटर्नल जो बैटरी हमने इसमें लगाई है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.1 वोल्ट से बड़ा है। तो अब अगर हम कंपेयर करें कि भाई ये अपने सेल का जो पोटेंशियल था 1.1 वोल्ट था, इसका जो पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक है, लाइक 1.5 वोल्ट कह सकते हैं आप, 2 वोल्ट कह सकते हैं, जो भी मान लीजिए। तो अब उस केस में क्या होगा, अगर हम इन दोनों में कंपेयर कराएंगे तो क्या ताकतवर मिलेगा, हमें ई एक्सटर्नल ताकतवर मिलेगा। और स्टूडेंट्स को आप वैसा भी समझ सकते हो कि अगर आपको एक चीज़ याद हो, लाइक ब्लॉक, अगर हम कहें कि भाई 2 लोग इस पर फोर्स लगा रहे थे, तो पहले अगर इसकी फोर्स ज़्यादा थी, इसकी फोर्स कम थी, तो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक इधर मूव करेगा। ठीक है, फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई उसके बाद क्या हुआ कि इसकी फोर्स कम हो गई, ये इंटरनल हो गया, और इसको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल। तो भाई इंटरनल की बाद में फोर्स कम हो गई, एक्सटर्नल की फोर्स ज़्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होगा, अब ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, नाउ दिस विल ब्लॉक मूव टुवर्ड्स इधर वाले की तरफ। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत, फोर्स के टर्म्स में बात करी हमने। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक्सटर्नल ई जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब 1.1 वोल्ट से बड़ा होगा, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, उस वाले केस में जो रिएक्शंस थी वो क्या होगी, अब उल्टा हो जाएगा। तो एक लाइन में तो हम ऐसा कह सकते हैं, रिएक्शन रिवर्सेस इट्स डायरेक्शंस, इस अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। डायरेक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, जिंक से कॉपर। तो अब क्या होगा, अब ये फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक, और इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर से जिंक जा रहा है स्टूडेंट, अभी हमने बात करी थी कि जो हमारा करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक देन आई फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट था वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वेट ऑफ जिंक यहाँ पे कम हो रहा था, यहाँ पे बढ़ जाएगा, और उल्टा हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो कम होगा वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो बढ़ रहा था वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास जो हमें ध्यान रखने हैं कि 3 केस है हमारे पास कि हमने ई एक्सटर्नल जो लगाया है इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 1.1 वोल्ट से छोटा, 1.1 वोल्ट के बराबर, 1.1 वोल्ट से बड़ा। तो तीनों ही केस में हमने देख लिया, 1.1 वोल्ट से छोटा हो तो जैसी पीछे रिएक्शन चली आ रही थी एज इट इज चलेंगी, 1.1 वोल्ट हो जाए तो रिएक्शन रुक जाएगी, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1.1 वोल्ट से बड़ा हो गया ये, तो क्या होगा, जो भी अभी तक रिएक्शन चल रही थी इनकी डायरेक्शन पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम वैसे इस टॉपिक की बात करें तो आई होप नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टैंडर्ड का बेसिक मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ मीज़र की हुई वैल्यू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पहले ही भी अभी देख चुके हैं कि जो हमने 2 हाफ सेल देखी थी, 2 हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड थे उनका अपना एक पोटेंशियल था। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वो पूरा एक सेल को जब हमने
कनेक्ट कराया था तब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला था 1.1 वोल्ट का, लेकिन हमें इंडिविजुअल हाफ सेल का कोई पोटेंशियल नहीं पता। तो उस एक हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ी या जिसने हमारी हेल्प करी वो था आपका शी। क्या था वो? शी। तो व्हाट इज शी? इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट शी है क्या? शी हमारा बेसिकली है, ये कंसिस्ट करता है, सी इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब हैविंग प्लेटिनम एज अ इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा शी का एक डायग्राम है। यहाँ से क्या करते हैं हम H2 गैस को बबल कराते हैं और ये आपका प्लेटिनम फॉइल है जो कि एक्ट करता है, विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड की तरह हमारा काम करता है। यहाँ पे एक एसिड लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होती है 1 मोलर HCl। और स्टूडेंट यहाँ पे जो H2 गैस लेते हैं इसका जो प्रेशर होता है इसका भी होता है हमारा 1 बार। दैट मीन्स यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें लेंगे उसमें जो भी उसकी कंसंट्रेशन है उसको क्या लिया गया? यूनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा शी होता है। इस शी का काम क्या है? इस शी का काम है कि ये हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने में हेल्प करता है इंडिविजुअली। जैसे कि मान लीजिए हमने देखा था कि अगर हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रोड थी, मान लीजिए मैं जिंक को कनेक्ट कराऊँ शी के साथ, तो ये हमें याद है कि जो जिंक है ये किसकी तरह वर्क करेगा? इट बिहेव्स एज एन एनोड। तो हमारा जो शी है वो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होता है? ये हमारा 0 होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0। ठीक है, तो एनोड और ये कैथोड। तो होगा क्या कि ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा गेन करेगा। तो इसकी रिएक्शन हम देख चुके हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। इफ शी एक्ट एज एन या एक्ट एज अ कैथोड, कैथोड की तरह काम करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसकी तरह वर्क करेगा? इट विल बिहेव लाइक दिस। ठीक है, बस समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसको हम कनेक्ट करें कॉपर के साथ, तो हमें पता है कॉपर वाले पार्ट पे हमारा किसकी तरह वर्क करता है? इट बिहेव्स एज अ कैथोड। अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो जो शी है वो किसकी तरह काम करेगा? इट बिहेव्स एज एन एनोड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या? इफ शी बिहेव्स एज एन एनोड। तो अगर हमारा जो शी है वो एनोड की तरह काम बिहेव करेगा तो कैसे इसकी रिएक्शन हो जाएगी? तो एनोड मतलब क्या? ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमारा निकाल देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देख लिया, ये शी वाला पार्ट देख लिया। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ये चीज़ डिस्कस कर दी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0 होता है। दोनों केस डिस्कस कर लिए कि एक बार शी हमारा कैथोड की तरह काम करेगा, दूसरी बार शी हमारा एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured with respect to शी। तो शी के रेस्पेक्ट में जो भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे वो हमारा क्या आएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको डिनोट करते हैं हम E0 से। किससे? E0, या फिर इसको बोल सकते हैं हम E5। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो स्टूडेंट जब हमने जिंक वाले एनोड के साथ जब हमने शी को रख कर और इसका पोटेंशियल निकाला था, तो जिंक के लिए जिसका पोटेंशियल आया था वो आया था 0.76 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली जब कॉपर के साथ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया था
तो ये निकल के आया था प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम इनकी हेल्प से देखें तो हमने देखा था ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, वही ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा राइट वाला पार्ट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट वाला। ई सेल क्या था, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ई आर माइनस ई एल। तो ई राइट की वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट और लेफ्ट वाले की कितनी आई माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट, जो कि हमने थोड़ी देर पहले अभी ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जब इसका सर्किट क्लोज करते हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो कितना होता है 1.1 वोल्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ गई होगी ये वाली कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जो शी के रिस्पेक्ट में जो भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे वो वाला। और हमें पता है कि एनोड वाले पार्ट से मतलब जो हम इसको शी को लगाएंगे तो एक हमारा एनोड है तो शी कैथोड की तरह काम करेगा। लाइक हम जिस इलेक्ट्रोड पे लगाएं शी को, शी उसका उल्टा काम करेगा। अगर एक कैथोड है तो शी एनोड है, अगर एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है तो शी क्या है कैथोड। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सेल दे रखा है, इसके लिए हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है और एक हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद हमें निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब वही ई नॉट सेल। ठीक है, तो पहले वाला टॉपिक देख लेते हैं। तो पहले निकालना है हमें हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, मतलब एक एक इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन। तो हम देखें जिंक से Zn2 पॉजिटिव, तो स्टूडेंट पहले हम हाफ सेल रिएक्शन देख लेते हैं। तो हाफ सेल रिएक्शन हम देखेंगे तो जिंक से Zn2 पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव से Pb, दैट मीन्स यहाँ पे क्या कितने का चेंज आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो हम यहाँ पे कहें एक रिडक्शन वाला पार्ट होगा और एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। तो अगर हम इसको देखेंगे तो Zn से Zn2 पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दैट मीन्स ये होगा आपका कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। Pb2 पॉजिटिव से Pb बन रहा है, क्या बना रहे हैं हम Pb2 पॉजिटिव से Pb। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है +2 से 0 जा रहा है, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा गेन कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आ गई हमारी, ये तो हमारी हाफ सेल रिएक्शन हो गई। ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अगर आपने 11th की रिडॉक्स वाली बात करें तो याद होगा तो फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन बराबर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले से बराबर हैं तो सिंपल जोड़ देते हैं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी Zn सॉलिड प्लस Pb2 पॉजिटिव देगा ये Zn2 पॉजिटिव प्लस Pb सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन हो गई। उसके क्या करना है, उसके बाद हमें निकालना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब आपको निकालना है ई नॉट सेल किस तरीके से फॉर द Pb2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। इतना दे रखा है Pb2 पॉजिटिव के लिए कितना है भाई पॉइंट, तो ई नॉट सेल पहले होगा कितना, ई नॉट सेल होगा आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट पे है आपका Pb, तो ई नॉट लिख देते हैं Pb2 पॉजिटिव Pb माइनस ई नॉट। लेफ्ट पे क्या है आपका Zn, तो Zn2 पॉजिटिव Zn। ठीक है, Pb वाले के लिए कितना है, Pb वाले के लिए है 0.16, तो माइनस 0.126 माइनस कितना, माइनस का 0.763। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 0.126 प्लस 0.763 0.637। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें 0.637 वोल्ट। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द ई नॉट फॉर द फॉलोइंग सेल इज 0.34 वोल्ट। किसी एक सेल के लिए ई नॉट सेल दे रखा है हमें कितना प्लस 0.34 वोल्ट। ये सेल है हमारे पास यूजिंग ई नॉट इक्वल्स टू -1 वोल्ट फॉर इंडियम वाले के लिए हमें दे रखा है कैलकुलेट द ई नॉट। तो इसके लिए निकालना है, क्वेश्चन वैसे आसान है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी के जैसा। तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू
ई राइट माइनस ई लेफ्ट, सिंपल लिख सकते हैं। तो ई राइट, राइट वाले पार्ट पे क्या है, राइट वाले पे है हमारे पास ये वाली रिएक्शन, तो SbO2 माइनस Sb माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पे क्या है हमारे पास, लेफ्ट वाले पे है इंडियम OH का होल थ्राइस, ठीक है। ई नॉट सेल वैल्यू रख दीजिए। तो क्या क्या गिवन है, ई नॉट फॉर द फॉलोइंग सेल, सेल का पोटेंशियल दे रखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। SbO2 का निकालना है हमें, और इसके लिए इंडियम वाले के लिए दे रखा है माइनस का 1 वोल्ट, ये माइनस का 1 वोल्ट, ठीक हो गया। तो ई नॉट क्या निकालना है, SbO2 माइनस Sb कितना हो जाएगा, इसको यहीं रहने देते हैं, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, चाहे तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, 0.34 वोल्ट, ई नॉट SbO2 माइनस Sb प्लस का 1, ठीक हो गया। इस प्लस के 1 को उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1, तो माइनस का 1.0 प्लस का 0.34 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा ये आंसर, माइनस का 0.66 वोल्ट। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 0.66 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा डी, माइनस का 0.66 वोल्ट। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है वैसे। तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसके जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और आई होप ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नए जो लेक्चर्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ, केमिस्ट्री को थोड़ा सा आसान बनाते रहेंगे हम इसी तरीके से।